हेलो दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आज मैं आपको कैंपिंग से रिलेटेड कुछ घटनाएं बताने वाला हूं। ये सारी घटनाएं मुझे रेडिट से मिली हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको हॉरर स्टोरीज और मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो आप हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपके साथ भी कोई अजीब सी घटना घटी हो तो वो सारी घटनाएं आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। घटना शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि जब भी मैं कभी नई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले पता चल जाए। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली घटना। ये पहली घटना जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये एलिस नाम की एक लड़की के साथ घटी है और अब आगे की घटना मैं आपको एलिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम एलिस है। कैंपिंग के दौरान घटी ये घटना मेरे जीवन की सबसे खतरनाक घटना थी। उस वक्त कैंपिंग के लिए मैं और मेरे साथ मेरे दो कुत्ते थे, मैक्स और डेजी। वो लोग बचपन से ही मेरे साथ थे। मुझे उनके साथ समय बिताना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था और उन लोग के होते हुए मुझे किसी चीज़ का कोई डर भी नहीं था, क्योंकि वो दोनों मुझे हमेशा सेफ रखा करते थे। बहुत दिनों बाद मेरी कॉलेज की छुट्टियां हुई। मुझे अकेले कैंपिंग करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हो रही थी। जहाँ पर हम रहते थे वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक बहुत ही बढ़िया स्नो फॉरेस्ट था। वहाँ पर अक्सर लोग कैंपिंग के लिए जाया करते थे, तो मैंने भी सोचा कि मैं वहीं पर कैंपिंग के लिए जाऊँ। मैक्स और डेजी हम तीनों लोग साथ में थे। कैंपिंग के लिए वो लोकेशन बहुत बढ़िया थी। अक्सर लोग अपनी ईगलू भी वहीं पर ही सेटअप किया करते थे और हमारे कस्बे के कई लोग वहाँ पर कैंपिंग के लिए जाया करते थे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि स्नोफॉल की वजह से वहाँ पर कोई भी कैंपिंग के लिए नहीं जा रहा था। फॉरेस्ट के अंदर के हिस्से में बर्फ़ थोड़ी कम गिरती है, इसलिए वहाँ पर कैंपिंग किया जा सकता है। मैं इससे पहले वहाँ पर नहीं गई हूँ, लेकिन हाँ, मैंने पहले भी अकेले सोलो कैंपिंग ज़रूर की है, मैक्स और डेजी के साथ। उन लोगों को भी इस कैंपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। मेरे कॉलेज की छुट्टियां होने के बाद मेरे दोस्तों ने मुझसे बोला कि मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन मुझे उनके साथ नहीं जाना था। अकेले मुझे रहना बहुत ही अच्छा लगता है। जब ये घटना मेरे साथ घटी तब मेरी उम्र करीब 22 साल की थी। वो कैंपिंग की लोकेशन मेरे घर से करीबन 6 घंटे की दूरी पर थी। मैं कुछ लोगों की हेल्प लेके वहां पर पहुंची थी। जब मैं उस लोकेशन पर पहुंची तो वो जगह बहुत ज़्यादा खाली थी। जब मैं इस जगह पर पहले एक दो बार आई थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन आज एकदम सन्नाटा। वो जगह रोड से थोड़ा सा ही अंदर थी। मेन रोड वहां से साफ साफ दिखाई देती थी। मेरा पैर घुटनों से थोड़ा सा नीचे बर्फ में घुसा जा रहा था, इतनी बर्फ। लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल की तरफ बढ़ती जा रही थी बर्फ कम होती जा रही थी। मैक्स और डेजी बर्फ में खेल रहे थे और मेरे ही पीछे आ रहे थे। उनकी भौंकने की आवाज़ उस जगह पर गूंज रही थी और मैं उनकी शरारतों को देख के हंस रही थी। मैं अपने साथ सारा कैंपिंग का सामान लेकर आई थी और बर्फ के रास्ते में उस जंगल में पहुंच गई। वो अंदर से काफी ज्यादा घना था, लेकिन बहुत ज्यादा खूबसूरत। हर एक पेड़ बर्फ की चादर से जैसे ढका हुआ था। हल्की फुल्की सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी और वो खूबसूरत लग रहा था। मैंने एक अच्छा सा एरिया देखा और अपना कैंप वहीं पर सेटअप करने लगी। अपने बैग में रखा हुआ छोटा सा स्टोव निकाला और पानी गर्म करने लगी। जब तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैंने अपना कैंप सेटअप किया और उसी वक्त कुछ नूडल्स को कुक करने लगी। मैक्स और डेजी को भी नूडल्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम लोग वहीं पर ही बैठे हुए थे और म्यूजिक सुन रहे थे। पूरा कैंप सेटअप करने में और सारी लकड़ियों को बीन के आग जलाने में, ये सब करने में मुझे करीबन 2 घंटे लगे। धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा था। सूरज की वो रोशनियां जंगल से गायब होती जा रही थी और चांद भी निकलने लगा था। चांद अंदर से साफ साफ हल्के फुल्के पत्तों से दिखाई दे रहा था। पेड़ ज्यादा घने नहीं थे। हवा थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन पेड़ों की वजह से हवा का उतना पता नहीं चल रहा था। लेकिन पेड़ की मोटी मोटी टहनियां रात में आवाज कर रही थी जब वो एक दूसरे से हवा की वजह से लड़ रही थी। और वो मौसम काफी ज्यादा खूबसूरत था। मैं जंगल के ज्यादा अंदर नहीं गई थी, लेकिन बाहर से बर्फ एकदम साफ साफ दिखाई दे रही थी। मेन रोड से आती जाती
कुछ गाड़ियां भी मुझे दिख रही थी और वो दृश्य बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। चांद की रोशनी में बर्फ बहुत ज्यादा चमक रहा था और सब कुछ एकदम शांत था। मैक्स और डेजी भी मेरे साथ कैंप के अंदर ही आ गए थे और हम लोग सो रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ देर किताब पढ़ लूं। किताब पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। उस वक्त रात के करीब 2 बज रहे थे। मैक्स अचानक से कैंप से बाहर निकला और कैंप के बाहर भाग गया और उसी के साथ डेजी भी भाग के बाहर चली गई। जब वो दोनों कैंप से निकल के भागे तो मेरी नींद कुछ देर के लिए खुली थी। मैंने उन्हें बुलाया भी था, पर वो दोनों बाहर भाग गए थे। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्या देख लिया था। जब आंख मेरी खुली थी तो हल्की फुल्की बर्फ गिर रही थी। ज्यादा नींद में मैंने ध्यान नहीं दिया। ठंड लग रही थी और मैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर थी, तो मैं निकल नहीं पाई और मैं दोबारा सो गई। मैं बहुत ही ज्यादा गहरी नींद में थी। उस वक्त मुझे साफ साफ याद है कैंप की फायर चल रही थी। रात के करीबन 2 बज रहे थे जब ये लोग कैंप से निकल के बाहर भागे और फिर आधे घंटे बाद मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मैक्स और डेजी भौंक रहे हैं। मुझे लगा कि शायद कुछ देर बाद उनका भौंकना बंद हो जाएगा और वो लोग दोबारा कैंप के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उनका भौंकना खत्म ही नहीं हुआ और लगातार वो लोग किसी चीज को देखकर भौंके जा रहे थे। तब कैंप फायर भी लगभग धीमी हो चुकी थी। मैंने अपनी घड़ी में देखा तो उस वक्त 2:30 हो रहे थे। मैंने कैंप के अंदर लेटे लेटे ही मैक्स और डेजी को अंदर बुलाया, लेकिन वो लोग नहीं आ रहे थे। जब मेरे इतना बुलाने पर भी वो लोग अंदर नहीं आए तो मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने तुरंत अपनी जैकेट डाली और बाहर निकल आई। वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, मुझे बस उनके भौंकने की आवाज आ रही थी। दरअसल वो लोग जंगल के अंदर से भौंक रहे थे। मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। मैं अपने कैंप के पास खड़े होकर उन्हें लगातार आवाज दे रही थी, मैक्स, डेजी, तुम लोग यहां पर आओ। पर वो लोग नहीं आ रहे थे। धीरे धीरे उनके भौंकने की आवाज जंगल में गूंजने लगी थी। उन्होंने अपने भौंकने की रफ्तार को बहुत तेज कर दिया था। मैंने फिर कैंप से टॉर्च निकाला और अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास एक लोहे का नाइफ भी रख लिया था और फिर मैं उनकी आवाज का पीछा करते हुए उसी जंगल के थोड़ा सा और अंधेरे हिस्से में गई। वहां पर भी चांद की रोशनी पड़ रही थी, उतना भी अंधेरा नहीं था, लेकिन तब भी मैंने अपनी सेफ्टी के लिए टॉर्च ले लिया था। जब मैं उनका पीछा करते हुए जंगल के अंदर गई तो मुझे सबसे पहले डेजी दिखाई दी। मैंने जब टॉर्च ऑन किया तो वो टॉर्च सबसे पहले डेजी की आंखों पर पड़ी और उसकी चमकती हुई आंखें मुझे दिखाई दी। मैं तुरंत डेजी के पास गई और डेजी भी भागते हुए मेरे पास आई। मैंने डेजी को पकड़ा। उसके शरीर को देख के लग रहा था कि वो डरी हुई है, लेकिन फिर भी वो भौंक रही थी। डेजी पहले थोड़ा घबरा गई और मेरे पास आई। मैक्स की लगातार भौंकने की आवाज आ रही थी। मैंने डेजी से पूछा कि मैक्स कहाँ है। फिर डेजी भागते हुए मैक्स की तरफ गई और फिर मैंने भी मैक्स को देखा। मैक्स भौंक रहा था और उसके पास नीचे कुछ चीज पड़ी हुई थी। दरअसल वो एक हड्डी थी। किसकी हड्डी थी पहले तो मुझे ये पता नहीं चला। फिर मैं धीरे धीरे मैक्स के पास गई। जब मैंने देखा तो मैक्स एक पेड़ के पीछे देख के भौंक रहा था। उस हड्डी को देखा तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। दरअसल वो एक इंसानी हाथ की हड्डी थी। वो एक इंसान का हाथ था। मैं साफ साफ उसे देख रही थी। मैक्स ने उस हड्डी को अपने मुंह से दबाया और कैंप की तरफ भागने लगा। उसके पीछे डेजी भी गई और मैं भी गई। मैक ने उस हाथ की हड्डी को लाके कैंप फायर के बगल में रख दिया और मैं उन्हें देख रही थी। वो दोनों बार बार उस हड्डी को देख रहे थे और फिर जंगल में अंधेरे की तरफ देख रहे थे। बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं उन दोनों से लगातार पूछने की कोशिश कर रही थी कि आखिर हुआ क्या, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। जंगल की तरफ देख के वो काफी ज्यादा डर गए थे और फिर अचानक से भौंकने लगे। जब मैंने जंगल की तरफ देखा तो मैं देख के डर गई थी। वहां पर कोई और नहीं, एक इंसानी कंकाल था जो कि अपने दोनों पैरों पर खड़ा था। उसका एक हाथ था और दूसरा हाथ नहीं था। शायद वो दूसरा वही हाथ था जो कि मैक्स उठाकर लेकर आया था। वो इंसानी कंकाल साफ साफ खड़ा होकर मुझे देख रहा था, अजीब सी आवाजें निकाल रहा था। ये देख के मैं चिल्लाने लगी और बहुत ज्यादा डर गई थी। मेरे हाथ पैर एकदम जम चुके थे। वो इंसानी कंकाल बहुत ही धीमी रफ्तार में धीरे धीरे हमारे कैंप की तरफ यानी कि हमारी तरफ आ रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं वहां से भागना चाह रही थी, लेकिन डर की वजह से मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से जम गए थे। और तभी मेरी नजर जमीन पर गई, उसी जगह जहां पर उस इंसानी कंकाल का एक हाथ पड़ा हुआ था। वो मेरी आंखों के सामने हिला और धीरे धीरे उस कंकाल के शरीर के बाकी हिस्सों की तरफ जा रहा था।
ये चीज़ देख के मैक्स, मैं और डेजी तीनों लोग डर गए थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मैंने डर की वजह से अपने हाथ में पकड़ा हुआ टॉर्च उसी कंकाल की तरफ फेंक कर मारा, लेकिन वो टॉर्च दूसरी तरफ जाके गिरी। मैं इतना डरी हुई थी। मैंने चुपचाप मैक्स और डेजी को भागने के लिए बोला। डेजी और मैं तो भागने लगे थे, लेकिन मैक्स अभी भी वहीं कैंप के पास खड़ा था और उस कंकाल को देख के भौंके जा रहा था। उसको हल्का फुल्का डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो भौंके ही जा रहा था। मैं बार बार मैक्स से चलने के लिए बोल रही थी। उस कंकाल ने कुछ भी नहीं किया था। वो बहुत ही धीमी रफ्तार में मैक्स की तरफ आ रहा था। मैंने फिर मैक्स को पकड़ा और उसकी गर्दन में बंधे हुए पट्टे को पकड़ के उसे खींचने लगी। फिर मैक्स भागा। मैं, मैक्स और डेजी तीनों लोग जितनी रफ्तार में हो सके अपना सारा सामान वहीं पर छोड़ के भागे और दोबारा उसी बर्फ पे चले गए जहां से हम लोग सुबह निकल कर आए थे। मेरे पैर पहले की तरह उस बर्फ में घुसे जा रहे थे, घुटने तक। बहुत ज्यादा डरी हुई थी, भागने की कोशिश कर रही थी। मेरे दिमाग में बस यही डर था कि ऐसा ना हो वो कंकाल जंगल से निकल के बाहर आ जाए और हमें मार दे। बर्फ में भागने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं चिल्ला रही थी, लेकिन फिर भी मैं भागी। मैक्स और डेजी भी लगातार भौंके जा रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मेरे साथी थे। भागते हुए मैं मेन रोड पर आई। मैं, मैक्स और डेजी तीनों लोग वहीं पर ही थे। जंगल में अभी भी कैंप फायर चल रही थी और उसकी जलने की रोशनी मैं मेन रोड से साफ साफ देख सकती थी। मुझे वो कंकाल तो नहीं दिखाई दिया था, लेकिन वो रोशनी मुझे अभी भी दिखाई दे रही थी। हम करीबन आधे घंटे तक रोड पर ही खड़े रहे और धीरे धीरे वो रोशनी भी बुझ गई और हमें हल्की फुल्की किसी की मूवमेंट दिखाई दी थी। दूर से हम देख सकते थे कि वहां पर कोई हिल रहा है। शायद वो वही कंकाल हो। हम बहुत ज्यादा डरे हुए थे। मैं अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिली और पूरी रात वहीं पर ही बैठी थी। उस समय वहां से कोई गाड़ी भी नहीं गुजर रही थी कि मैं किसी से लिफ्ट ले लूं। कुछ देर बाद सुबह हुई। सब कुछ एकदम शांत हो गया। बर्फ हल्की फुल्की गिर रही थी। एक दो गाड़ियां भी वहां से गुजरी। हमने लिफ्ट मांगने की कोशिश की और वो रुकी भी। हमने उन्हें बताया हमारी दिक्कत क्या थी। वो लोग बहुत अच्छे आदमी थे। वो हमारे साथ हमारी कैंपिंग लोकेशन पर भी गए। हमारा सारा सामान वहीं पर ही पड़ा हुआ था, बर्फ से ढका हुआ। काफी बर्फ अब जंगल के उस हिस्से पे भी गिर गई थी जहां पर हमारा कैंप था। वहां पर कुछ भी बिगड़ा नहीं था, सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मैंने उन्हें बताया कि हम बहुत ज्यादा डर गए थे। हमने अजीब सी चीज को देखा था, लेकिन कई चीजें हमने उन्हें खुल के नहीं बताई, वरना वो हमें पागल ही समझते। इसलिए मैंने अपना सारा सामान पैक किया और उन्होंने कुछ दूर तक मुझे, मैक्स और डेजी को लिफ्ट भी दी। हम जब उस एरिया पर पहुंच गए जहां से हमारा घर चालू होता था, तो वहीं पर हम कुछ देर तक बैठे रहे, उस चीज के बारे में सोचते रहे। मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। वो रास्ता बहुत ही ज्यादा अजीब था। और फिर मैं मैक्स और डेजी को लेकर घर चली गई और इसके बारे में मैंने अपने पेरेंट्स और अपने दोस्तों को भी बताया। और इस घटना के बाद मैं कभी भी उस जगह कैंपिंग के लिए दोबारा नहीं गई। तो दोस्तों, ये थी पहली घटना। अगर आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आखिर वो कंकाल क्यों मैक्स और डेजी के पास आया था। अब मैं आपको दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना केविन नाम के एक लड़के के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको केविन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम केविन है। ये जो घटना मेरे साथ घटी, इसके बारे में मैंने अपने जब डैड को बताया तो उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात तो ये थी कि जब ये घटना घटी थी तो मेरे डैड भी उसी जगह पर ही थे। मेरे डैड को और मुझे कैंपिंग करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे पास एक कैरीवैन है। हम अक्सर उसी को लेकर कैंपिंग के लिए जाते हैं। हमारी फैमिली में मैं, मेरे डैड, मेरी मॉम और मेरी छोटी सिस्टर है। मॉम और छोटी बहन को कैंपिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं और डैड अक्सर कुछ महीनों के दरमियान इस कैंपिंग के लिए जाया करते थे। हम दोनों को इसका बहुत शौक था। हर बार नई जगह पर कैंपिंग के लिए जाते थे और नए लोगों से भी मिलते थे। इस बार हमने एक रिवर साइड पर कैंप लगाने का प्लान बनाया। वो रिवर साइड बर्फ की वजह से जमी हुई थी और वहां पर पूरे पेड़ भी बर्फ से ढके हुए थे। बड़े बड़े पेड़ थे। हमने अपनी वैन जहां तक ले जा सके वहां तक लेकर गए और उसके बाद अपनी वैन से सारा सामान निकाल के कुछ ही दूरी पे कैंप को सेटअप किया। वो जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। एक बार हम वहां पर पहले गर्मियों में भी आए हैं जब वो रिवर जमी नहीं थी और वो जगह बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। लेकिन ठंड में भी उस जगह का अलग ही मजा था। मैं और डैड
अपने लिए बियर लेकर आए थे और ठंड में चिल्ड बियर पी रहे थे। वो मेरे डैड कम और दोस्त ज़्यादा थे। हम लोग अक्सर बातें किया करते थे। वो मुझे अपने कॉलेज के टाइम की बातें बताते थे और अपने कॉलेज में वो क्या क्या खुराफाती करते थे वो सब मुझे वो बताया करते थे, और उनके साथ मैं भी उन चीज़ों को एंजॉय करता था और अपनी भी कई बात उनसे शेयर किया करता था। हमारी कैरीवैन हमसे ज़्यादा दूर नहीं खड़ी थी। उसमें सारा सामान डैड का रखा हुआ था। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, कैंप फायर भी चल रही थी, लेकिन डैड ने बोला कि कैंप फायर कुछ देर बाद बुझ जाएगी। हमारे पास और लकड़ियाँ भी नहीं थी। हमने 2 कैंप सेटअप किए थे, डैड का अलग और मेरा अलग। वो दोनों आमने सामने ही थे। डैड काफ़ी ज़्यादा नशे में हो गए थे, इसलिए वो सोने चले गए थे। मैं भी कुछ देर तक जगा था। नींद नहीं आ रही थी तो कैंप फायर की रोशनी से बुक पढ़ने लगा। धीरे धीरे मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। रात की चांद की रोशनी में वो जमी हुई झील बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिख रही थी। उसका रिफ्लेक्शन बहुत ही खूबसूरत था और मैं उस लोकेशन को ही देख रहा था। धीरे धीरे नींद आ गई और फिर रात के करीबन 1 से 2 बजे के बीच मुझे कोई आवाज़ आई। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा दूर से थी। मुझसे ज़्यादा दूर आवाज़ नहीं थी वो। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही मीटर दूर की है। वो आवाज़ दरअसल एक पेड़ के काटने की थी। जैसी वो आवाज़ आई, मैं अपनी नींद से उठा। मैंने अपनी घड़ी को देखा तो उस वक्त रात के करीबन 2:30 बज रहे थे और वो पेड़ काटने की आवाज़ लगातार आई जा रही थी। उस वक्त रात में बहुत ही ज़्यादा शांति थी। आवाज़ तो साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन गूंज भी रही थी, तो थोड़ा बहुत मुश्किल हो रहा था अनुमान लगाना कि आखिर वो आवाज़ आ कहाँ से रही है। इतनी तेज़ कि मेरा सोना मुश्किल हो रहा था। मैंने पहले सोचा कि मैं डैड को जगाऊं, लेकिन डैड को उठाना सही नहीं था। वो काफ़ी ज़्यादा नशे में थे। मैंने देखा ही नहीं कि वो सो रहे हैं या नहीं। मैं फिर उस चीज़ को देखने लगा, उस आवाज़ को ढूंढने लगा। काफ़ी ढूंढने के बाद पता चला कि वो आवाज़ मेरे ही ऊपर से आ रही थी। मतलब जहाँ पर मेरा कैंप लगा हुआ था, उसी कैंप के ऊपर एक पेड़ के ऊपर से एक आदमी बैठ के उस लकड़ी को काट रहा था, एक बड़ी सी टहनी को अपनी कुल्हाड़ी से। और वो टहनी अगर कटती तो वो सीधा मेरे ही कैंप पर आके गिरती और मैं मर जाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी टहनी थी। वो पेड़ जस्ट मेरे कैंप के ऊपर ही था। मैं ये देख के एकदम डर गया था। वो आदमी अंधेरे में ही बैठा हुआ था, लगातार उस लकड़ी को काटे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस एक टुक लगातार उस लकड़ी को काटे जा रहा था, पूरी ताकत लगा के। वो पेड़ पे कैसे चढ़ा मुझे नहीं पता चला, लेकिन वो साफ साफ वहीं पर ही था। मैंने सोचा कि मैं डैड को जगाऊं, लेकिन डैड को जगाने से पहले मैंने अपने कैंप से टॉर्च निकाली और उधर देखने लगा कि आखिर वो आदमी है कौन। और उसको देख के मैं हैरान हो गया। वो कोई और नहीं, मेरे डैड ही थे, जो उस पेड़ की टहनी पर बैठ के उसको काट रहे थे। और मैं ये देख के हैरान हो गया। मैंने डैड को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके। उनकी आंखें एकदम सफ़ेद थीं। वो अपने होश में नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि उनको किसी ने अपने कब्जे में किया हो। मैंने तुरंत उनके टेंट को देखा, वो उसमें नहीं थे, तो मतलब वो कोई और नहीं, मेरे डैड ही थे। तभी मेरी नज़र तुरंत नीचे की तरफ गई, मेरे टेंट के थोड़ा सा ही पीछे। वहां पर एक परछाई थी, काली परछाई, जो कि मेरी तरफ ही देख रही थी। उसने अपनी गर्दन को हल्का सा घुमाया और मैं ये देख के हैरान हो गया। मैंने जैसे ही उसकी तरफ टॉर्च की, मेरे टॉर्च की रोशनी उसके आर पार चली गई और मैं चिल्लाने लगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। मैं डैड को पेड़ से नीचे उतरने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो बस लगातार उस टहनी को काटे जा रहे थे। उनकी आंखें एकदम सफ़ेद मोतियों जैसे चमक रही थी। मैं उन्हें देख सकता था। मैंने डैड से दोबारा बोला कि डैड आप नीचे उतरिए। तभी उन्होंने लकड़ी को काटना बंद किया और मुझे देखने लगे। वो काली परछाई को मैंने देखा और उस काली परछाई ने अपने सर को बस थोड़ा सा हिलाया और डैड ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी को मेरी तरफ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से फेंका, जैसे वो मुझे मार डालेंगे। मैं डर की वजह से वैन की तरफ भाग गया और फिर वैन को स्टार्ट किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं डैड को रोकना चाह रहा था, लेकिन मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी। वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा बड़े थे। मैंने तुरंत गाड़ी को बैक किया और जंगल के बाहर ले जाने लगा। मैं डर की वजह से डैड को रोकने के लिए भी बोल रहा था, लेकिन डैड बस गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भागने की रफ्तार बहुत ही ज़्यादा धीमे थी। मैं किसी तरह गाड़ी को लेके वहाँ से निकल गया और डैड को वहीं पर ही छोड़ दिया। मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कुछ दूर जाके एक फ्यूल स्टेशन आया। मैं वहीं पर ही रुका हुआ था।
मेरी हिम्मत नहीं हुई वहां पर जाने के लिए। मैं पूरी रात वहीं पर ही था। डैड की चिंता भी कर रहा था। वहां पर क्या हो रहा था मुझे कुछ भी नहीं पता। वहां पर कुछ और भी लोग थे। मैंने उन्हें बताया और पुलिस को भी इन्फॉर्म किया। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आई और मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। तब वो मेरे साथ उस जगह पर गए। तब थोड़ी बहुत सुबह हो चुकी थी। वहां पर पुलिस को आने में थोड़ा सा वक्त भी लग गया था। जब मैं पुलिस वालों के साथ वहां पर गया तो वहां पर सब कुछ नॉर्मल था। डैड अपने कैंप में सो रहे थे और सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसा पहले था। बस उनके कैंप के बगल में उनकी कुल्हाड़ी रखी हुई थी और सब कुछ वहां पर नॉर्मल था। पुलिस वाले जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि डैड सो रहे। मैंने डैड को नहीं उठाया, पुलिस वालों ने ही उठाया। वो काफी ज्यादा नशे में थे। जब वो उठे तो सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। मैंने डैड से कहा कि आखिर वो मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे थे। डैड को कुछ भी याद नहीं था। उन्होंने कहा, क्या हो गया, तुम कैसी बहकी बातें कर रहे हो और यहाँ पर पुलिस वालों को क्यों लेकर आए हो। तब मैंने उन्हें सारी चीजें बताई और पुलिस वालों को भी। उन लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। डैड को लगा कि मैं कोई बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा हूँ या फिर बियर के नशे में मैंने कुछ गलत सपना देख लिया था। मैंने उन्हें बताने की कोशिश की डैड ऊपर बैठ के उसी पेड़ को काट रहे थे और पुलिस वालों को वो पेड़ भी दिखाया जिस पे डैड लगातार अपनी कुल्हाड़ी मार रहे थे। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि वो पेड़ भी एकदम नॉर्मल था। वहां पर कुल्हाड़ी का एक भी निशान नहीं था। मेरी बात पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया, ना ही डैड ने। डैड को लगा कि मैंने उनकी कैंपिंग ट्रिप स्पॉइल कर दी है। उन पुलिस वालों ने डैड के ऊपर कुछ चालान भी लगाया, क्योंकि पहले तो पुलिस वालों को विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने जो कुछ भी बोला वो सच है। और दूसरी चीज, मैंने एक हैवी व्हीकल चलाई थी जिसका लाइसेंस भी मेरे पास नहीं था। और जब तक डैड का नशा ना उतर जाए तब तक वो पुलिस वाले वहीं पर थे, वरना डैड पे ड्रंक एंड ड्राइव का भी चालान लगता। इन सब चीज़ों की वजह से डैड मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। मैं डैड को बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो सच था, पर मेरी वहां पर किसी ने बात नहीं मानी। और इस घटना के बाद मैं और डैड फिर कभी कैंपिंग ट्रिप पर नहीं गए। तो दोस्तों, ये थी कैंपिंग से रिलेटेड 2 घटनाएं। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।